हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू योर चैनल एसपी एजुकेशन, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं डीएलएड एनआईओएस की नोट्स जो कि आपके डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। हम पढ़ रहे थे टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज़, जिसके ऊपर मैं पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप जाकर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और ये है पार्ट 2, कंसेप्ट मैपिंग। ये एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए। It helps in developing conceptual understanding among the students with interrelations among the concepts। मतलब कि कंसेप्ट मैपिंग क्या है कि ये बच्चे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है और साथ ही डिफरेंट कंसेप्ट्स के बीच में या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं वो ये दिखाती है। मतलब ब्रीफली से पता चलता है कंसेप्ट मैपिंग के थ्रू। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ कंसेप्ट मैप कि कंसेप्ट मैप्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। Diagrammatic representation that shows meaningful relationship between concepts in the form of prepositions। मतलब कि एक तरीके की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके थ्रू डिफरेंट कंसेप्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पता चलता है। द prepositions डिस्क्राइब द कनेक्शंस बिटवीन कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स के बीच में जो कनेक्शंस होता है, ठीक है, वो बताते हैं prepositions। आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। देखिए, जैसे कि मान लो ये वाटर कंसेप्ट है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। ये एग्रीकल्चर एक कंसेप्ट है, ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ठीक है, ये इंडस्ट्री भी कंसेप्ट है। तो वाटर जो यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री एग्रीकल्चर में, तो ये जो यूज्ड इन है ये कनेक्टिंग वर्ड्स है और इन्हीं को ही कहते हैं प्रेपोजिशंस, ठीक है, जो दो कंसेप्ट्स को आपस में जोड़ रहे हैं। यूजुअली कंसेप्ट्स आर रिटन inside a circle or a box connected by lines with connecting words। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि जो कंसेप्ट है वो बॉक्स में लिखे हैं, ओके, और ये कनेक्टेड है बाय लाइन्स विथ कनेक्टिंग वर्ड्स। कंसेप्ट्स आर अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू डाउन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, प्लेसिंग द मोस्ट जनरल कंसेप्ट एट द टॉप एंड मूविंग डाउनवर्ड। यानी कि जो कंसेप्ट है हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं फ्रॉम टॉप टू डाउन। मतलब जो जनरल कंसेप्ट होता है उसको सबसे ऊपर लिखते हैं और जो उसके अंदर आने वाले कंसेप्ट होते हैं उसे हम नीचे लिखते चले जाते हैं। तो ये फ्रॉम टॉप टू डाउन अप्रोच है। चलिए देखिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कंसेप्ट मैप का एग्जाम्पल कि ट्रीज़ है, कंसेप्ट है, ऑक्सीजन एक कंसेप्ट से जोड़ रखा है, वुड एक कंसेप्ट से जोड़ रखा है। तो ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, वुड भी देते हैं। तो देखो ये लाइन से कनेक्टेड है और विथ कनेक्टिंग वर्ड गिव, कि ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं, वुड देते हैं। तो गिव क्या है, ये प्रपोजिशंस भी है, ठीक है, और ये हायरार्किकल ऑर्डर में है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यूजेस ऑफ कंसेप्ट मैप्स। देखिए इसमें ये है कि जो कंसेप्ट मैप है वो 3 स्टेजेस में यूज़ होते हैं। जब हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं यानी कि इंट्रो करते हैं तो हम पहले ही कंसेप्ट मैप का यूज़ कर लेते हैं ताकि इससे स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग जाता है कि वो आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला है, ठीक है। और हम यूज़ करते हैं एट द डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि जब चैप्टर चल रहा है तो बीच में ही कंसेप्ट मैप्स का यूज़ करते चले जाते हैं जिससे कि बच्चा जो है वो एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से इजीली कनेक्ट करता चला जाए और उसकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर होती चली जाए। फिर लास्ट हम करते हैं जो थर्ड स्टेज होती है वो है इवैल्यूएशन स्टेज। इट कैन असेस द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, दे हेल्प इन समराइजिंग वट एवर द लर्नर्स हैव लर्नड। मतलब इवैल्यूएशन स्टेज पे जो कंसेप्ट मैप यूज़ करते हैं इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ गया है, यानी कि कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर को लेके बन चुकी है, और ये चैप्टर को समराइज़ करने में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकल पैडागोजी। तो क्रिटिकल पैडागोजी के ऊपर जैसे मैंने आपको यूनिट फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने अपने बता दिया था कि क्रिटिकल पैडागोजी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी इशू पे, खासकर सोशल इशू पे, जब हम क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको, उसके फॉर में, उसके अगेंस्ट में, दोनों तरीके से देखते हैं, तो उसी को कहते हैं क्रिटिकल पैडागोजी। इट प्रोवाइड्स चिल्ड्रंस एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, इंटरेक्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब क्रिटिकल पैडागोजी में क्या है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देती है कि वो अपने व्यूज़ रख सकें, इंटरेक्ट कर सकें एंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, है ना। क्योंकि हमें पता है कि डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम में, बच्चे अलग अलग तरीके से होते हैं तो वो अलग अलग तरीके से सोचते भी हैं और वो अपने अलग अलग तरीके से थिंकिंग के अनुसार, अपनी थिंकिंग के अनुसार वो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ रखते हैं।
Critical pedagogy is a teaching approach which attempts to help students question and challenge domination beliefs, practices that dominant, ठीक है, जो फॉल्स बिलीव्स है, ठीक है, जो चैलेंजिंग सिचुएशंस चल रही है हमारी सोसाइटी में, या फिर जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ठीक है, जो सोसाइटी पे डोमिनेंट हो रही है, उनके ऊपर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है, और इसके पीछे क्या कारण है। तो इस तरीके से जो क्रिटिकल पेडागोजी एक तरीके की टीचिंग अप्रोच है जो स्टूडेंट्स को इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ देती है। As reflected in NCF 2005, critical pedagogy provides an opportunity to reflect critically on issues in terms of political, social, economic and moral aspect, है ना। NCF 2005 है, वो भी कहता है कि जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो इश्यूज़ पर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कर पाएँ। कौन कौन से इश्यूज़? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड मोरल। पॉलिटिकल में जैसे करप्शन हो गया, सोशल में जैसे पॉवर्टी हो गया, इकोनॉमी में जैसे इतने प्राइस हाई आते हैं, मतलब हो रहे हैं, सॉरी, एंड मोरल एस्पेक्ट में भी जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोरली सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ रखते हैं, फॉर में भी एंड अगेंस्ट में भी। स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो इन द क्रिटिकल पेडागोजी। अब क्या क्या स्टेप्स है जो एक क्रिटिकल पेडागोजी में फोकस करने चाहिए जब भी हम इसे क्लास में यूज़ करते हैं? क्रिएट ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली एनालाइज द इश्यूज़। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इशू को एनालाइज कर पाएँ। अनाउंस द इशू टू द क्लास एंड फिक्स द डेट फॉर डिस्कशन। मतलब कि जो भी इशू हम बच्चों को, मतलब जिस भी इशू के ऊपर बच्चे बोलने वाले हैं या फिर जिसको एनालाइज करने वाले हैं, इस इशू को एडवांस में ही क्लास में बता दिया जाए, ठीक है, और डेट फिक्स कर दी जाए कि इस डेट पर डिस्कशन होगा, ताकि बच्चे उस वक्त उस इशू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ। और ऑन द डेट ऑफ डिस्कशन स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ रखें, उसके फॉर में भी और उसके अगेंस्ट में भी, और क्वेश्चन डिस्कस करें। तो इससे क्या है कि बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि क्या सही है क्या गलत है, और साथ में उनके डाउट्स भी क्लियर होते हैं। देखिए, जैसे कि क्रिटिकल पेडागोजी में आपको पिक्चर देख सकते हैं कि मैंने बताया आपको कि क्लास में डाइवर्सिटी होती है। अब हर बच्चा कोई किस तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से सोचता है, एक ही एस्पेक्ट को लेकर कोई बच्चा उसके ऊपर सही में बोलेगा, कोई बच्चा उसके ऊपर गलत में बोलेगा। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि हर बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को हमें रिस्पेक्ट करनी है, टीचर को, ठीक है, किसी को भी मना नहीं करना या फिर उसमें किसी को भी डिस्करेज नहीं करना। जैसे कि इसमें देखो, इस पिक्चर में क्या है, एक बंदर है, एक पेंगुइन है, एक हाथी है, एक मछली है, और ईल है, ठीक है, और एक क्या है, वॉल्फ है, ठीक है। इनको ट्री के ऊपर चढ़ने को बोला है। अब इसमें बंदर भी चढ़ जाएगा ट्री के ऊपर, ठीक है, ये वॉल्फ भी चढ़ जाएगा, बट क्या एक मछली ट्री के ऊपर चढ़ सकती है? इज़ इट पॉसिबल? नहीं ना, मछली तो सिर्फ पानी के अंदर रह सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ही टेस्ट से सभी बच्चों को हम एग्जामाइन करें तो पॉसिबल नहीं है कि उसमें सभी बच्चे खरे उतरें। ओके, चलिए, अब ये नेक्स्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी which is used to develop conceptual understanding and the ability to transfer and apply those understanding to new situations. Think rationally and develop thinking skills. मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग ना सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ध्यान देती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? एक तरीके से इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है जो कि बच्चों में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, और साथ ही में बच्चे क्या करते हैं, जो भी उन्होंने पुराना कुछ सीखा होता है वो उसको न्यू सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, ठीक है, जनरलाइज करके एलिमेंट्स को उसको न्यू सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं जो भी उन्होंने कुछ सीखा होता है, उनकी रैशनल थिंकिंग डेवलप होती है। तो इसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, और जो प्रॉब्लम बच्चों को दी जानी चाहिए, ये मेन है कि टीचर बच्चों को वही प्रॉब्लम दे कि जिस प्रॉब्लम के बारे में बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ठीक है, और साथ ही वो उस प्रॉब्लम से फैमिलियर हो और वो उनकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्टेड हो। फिर डिज़ाइनिंग द मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जब टीचर्स बच्चों को प्रॉब्लम्स दे दें तो इसमें बच्चे क्या हैं वो मतलब इसमें बच्चों का काम है कि वो ये देखें कि इस प्रॉब्लम को कौन से मेथड से
सॉल्व किया जा सकता है और क्या क्या इंफॉर्मेशन मतलब इसमें कलेक्ट की जा सकती है, कहाँ से की जा सकती है, मतलब वो पूरे डिज़ाइन करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से कैसे हो सकती हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट द प्लानिंग। अब जो डिज़ाइनिंग यानी कि सेकेंड स्टेप में जो भी उन्होंने प्लानिंग करी है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, डाटा इकट्ठा करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, फिर सॉल्यूशन निकालना। एंड द लास्ट स्टेप इज़ इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशंस। और जो भी थर्ड स्टेप में सॉल्यूशन निकला है उसको इवेल्युएट करना, क्या वो सॉल्यूशन सही भी है या फिर नहीं। इससे क्या होता है कि सॉल्यूशन जब सही निकलता है कि बच्चे इनकरेज होते हैं और फिर उसी सॉल्यूशन को किसी न्यू सिचुएशन में या फिर सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, कि जिससे ये पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है और उसकी वैलिडिटी भी थी। अब जैसे कि देखिए एग्जांपल मैं आपको इसमें देती हूँ। मान लो जैसे कि थर्ड क्लास में चैप्टर है हाउसेस वाला, है ना। तो अब डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट तरीके के हाउसेस होते हैं। असम में देखा होगा बैम्बू हाउस होते हैं, लद्दाख में स्टोन हाउस होते हैं, है ना। हमारे दिल्ली में आपने देखा होगा ब्रिक्स एंड सीमेंट्स के हाउस होते हैं, राजस्थान में मड के हाउस होते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग हाउसेस क्यों हैं? एक तरीके से बच्चे के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, बच्चे के लिए प्रॉब्लम आ गई। अब बच्चा क्या है कि यहाँ पे बच्चा मतलब सोचेगा कि ऐसा क्यों है, और फिर उसके ऊपर वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेगा कि क्या मतलब ऐसा क्यों हो सकता है। अब जैसे असम में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है जिसकी वजह से वहाँ पे पानी घरों में ना जाए तो बैम्बू पे घर बनते हैं, और राजस्थान में गर्मी बहुत होती है तो उससे बचने के लिए मड के घर बनते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ये चीज़ें मतलब जो हाउसेस हैं वहाँ के कैसे होने चाहिए ये सब डिपेंड करता है। तो बच्चे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे, ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे क्या वो सही है कि नहीं, फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो टीचरों को देंगे, ठीक है। और टीचर जहाँ भी बच्चों को डाउट है वो क्लियर करेगी, उन्हें ऑब्जर्व करेगी और इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनको गाइड करेगी। चलिए नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है एक्सपीरियंशियल मतलब एक्सपीरियंसेस, यानी कि वो लर्निंग जो बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके मिले। द वे द एक्सपीरियंस इज प्रोसेस्ड इज कंसिडर्ड सेंट्रल टू लर्निंग। दिस स्ट्रेटेजीज अलाउ फॉर फील्ड वर्क कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। मतलब कि जो बच्चा है वो एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस करें, ठीक है, फील्ड वर्क करें और अपनी लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ें। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इट फोकसेज ऑन द लर्निंग प्रोसेस फॉर द इंडिविजुअल। मतलब इसमें क्या है कि इसमें इंडिविजुअल लर्निंग होती है, ठीक है, और साथ में बच्चा जो है वो इस लर्निंग से अपना मीनिंग मेकिंग करता है, मतलब कि अपनी वो नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेके वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है और ये इंडिविजुअल लर्निंग होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि बच्चा जो है वो ज़ू में जाता है, ठीक है, तो वो एक बुक में पढ़े ज़ू के बारे में कि वहाँ कौन कौन से जानवर होते हैं, कैसे कैसे उनको रखा जाता है, तो बेटर है कि वो ज़ू में जाकर उस चीज़ को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करें, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे देखो बच्चे जो हैं उनको ये विंड मिल देख रहे हैं कि किस तरीके से विंड मिल वर्क करती है, तो बुक में मतलब समझाने की बजाय, मतलब उनको लेक्चर देने की बजाय कि विंड मिल ऐसे काम करती है या फिर ये काम करती है, इसकी बजाय अगर हम उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस दें मॉडल्स के थ्रू कि बच्चे मतलब समझे विंड मिल ऐसे काम करती है, तो उनको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। Experiential learning can be highly effective educational method. It engages the learners at a more personal level by addressing the needs and wants of the individual. मतलब यहाँ पे ना क्या होता है कि बहुत ही हाईली इफेक्टिव एजुकेशनल मेथड है, सबसे पहली बात, ठीक है, और ये लर्नर को ना एंगेज करके रखती है और जो लर्नर की ना ये पर्सनल नीड्स और वांट्स को भी पूरा करती है क्योंकि इसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल रहा है। एंड इट रिक्वायर्स क्वालिटीज सच एज सेल्फ इनिशिएटिव एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। और यहाँ पे ना मतलब इस लर्निंग में क्या है कि ना सेल्फ इनिशिएट होता है, मतलब बच्चा ना खुद इनकरेज होता है लर्निंग के लिए और सेल्फ इवैल्यूएट भी करता है और वो ये भी देखता है कि उसकी लर्निंग कहाँ तक हुई है और कैसे हुई है, किस लेवल तक हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मतलब टॉपिक टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज पार्ट 2।
और अब हम आपके लिए लाएंगे पार्ट 3, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।